इस वक्त आशुतोष आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। पहले पत्रकार थे और उसके बाद पत्रकार से पार्टी के प्रवक्ता हुए। आज वो पार्टी का पक्ष रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये ईवीएम की वजह से हुआ है, लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि बीजेपी जीत रही है। निनाद सेठ हमारे साथ आ गए, सेफोलॉजिस्ट भी हैं, पत्रकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं। ये लोग सड़क पे नहीं जाते क्या? लोगों से मिलते नहीं, बात नहीं करते हैं? सर, मुझे लगता है कि इस 1.3 करोड़ के शहर में इस वक्त एक बहुत अकेलापन महसूस करने वाला आदमी है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने जो 3 साल में किया है वो एक अचंभा होता है मुझे कि इतना बड़ा जन आंदोलन को राजनीतिक शक्ति में बदल के चीफ मिनिस्टर बनना, इतने बड़े 70 में से 67 सीट्स लाना, और फिर 2-2.5 साल में सिर्फ पर्सनैलिटी की गलतियों की वजह से इतना बड़ा मैंडेट खो देना, मेरे ख्याल से अप्रत्याशित है भारत में इस तरह की घटना। और उसके बाद भी नहीं समझना कि लोग क्या कह रहे हैं आपको। जैसे आपने बोला, लोगों के बीच में आप रहते हो। ईवीएम पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी रोबस्ट मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि क्या सच्चाई से इतना अलग हो गए हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग। क्योंकि अगर वो हो गए हैं तो वो 2 साल जो उनके पास हैं जिसमें वो कोर्स करेक्शन कर सकते हैं और वापस आ सकते हैं, वो गंवा देंगे। क्योंकि एक हफ्ता कहते हैं पॉलिटिक्स में बहुत लंबा टाइम होता है, 2 साल तो एक एटर्निटी जैसा है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त कोई समझाने वाला चाहिए जो उन्हें थोड़ा शेक करके बोले, भाई समझो। इतने समझदार सलाहकार हैं, उनके टीवी चैनलों के पत्रकार हैं, बड़े बड़े एडिटर हैं, वो समझा नहीं पाते क्या उनको कि जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं? सर, बहुत अचंभे की बात है कि इतना बड़ा सेटबैक होने के बाद, और ये छोटा सेटबैक नहीं है, 2/3 या 3/4 की तरफ जा रही है बीजेपी, फिर भी उन्हें ईवीएम पे अगर वो अटक रहे हैं तो ये तो उनकी पार्टी निस्तनाबूद भी हो सकती है इस तरह। तो 2 साल है उनके पास अभी भी। मैं फिर से कहूंगा 2 साल है, पर इस तरह की अगर मेंटेलिटी रही तो 20 साल में भी वापस शायद ना। एक बार जल्दी रुझान दिखा देते हैं अपने दर्शकों को जो आ रहे हैं हमारे पास और नतीजे आ रहे हैं। पूर्णिमा के पास चलते हैं, उसके बाद रामाचंद्रन साहब आपके पास आता हूं उस पर कॉमेंट लेने के लिए। पूर्णिमा, बताइए क्या जानकारी दे रही हैं? सबसे पहले रोहित, यहाँ पर आंकड़े अभी तक के रुझान क्या कहते हैं? नॉर्थ एमसीडी में 103 वार्ड के आंकड़े सबसे पहले हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर 72 वार्ड पर बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। और उसके बाद कांग्रेस की स्थिति जो है वो 14 वार्ड पर है और आम आदमी पार्टी भी 14 पर, यानी कि दूसरा और तीसरे का खेल नहीं है, अभी दोनों साथ में नजर आ रही हैं। और वहीं अगर आप अदर्स की बात करेंगे तो वो 3 के साथ 3 वार्ड पर आगे नजर आ रहे हैं। ये हमने नॉर्थ एमसीडी का जिक्र किया। नॉर्थ एमसीडी के बाद अगर आप स्थिति जानना चाहेंगे साउथ एमसीडी की क्या कहती है, साउथ एमसीडी पर 104 वार्ड की कंडीशन अभी तक रुझानों के हिसाब से क्लियर हो चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 70 वार्ड पर पहले नंबर पर चल रही है बीजेपी। वहीं 13 पर अगर आप नजर डालेंगे तो कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी 16 पर, यानी कि दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी यहां पर है। और अदर्स पर अगर आप बात करेंगे तो वो 5 वार्ड पर अपनी स्थिति को मजबूत किए हुए हैं। ये बात हो गई साउथ एमसीडी के अभी तक के रुझानों की। और उसके बाद अगर आप ईस्ट एमसीडी पर आ जाएंगे, 63 वार्ड की स्थिति यहां पर अभी तक क्लियर हो चुकी है। 63 वार्ड में सबसे पहले नंबर पर बीजेपी यहां पर नजर आ रही है 40 वार्ड पर। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है 9 के साथ, कांग्रेस 11 नंबर पर 2 के साथ, और वहीं अदर्स 3 के साथ। ये 3 अलग अलग एमसीडी की स्थिति हो गई। वहीं अगर आप ओवरऑल पिक्चर पर नजर डालेंगे, जहां पर 270 वार्ड के रुझान अभी तक आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो पार्टी बनकर उभरी है वो बीजेपी है, 270 में 182। फिर उसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सिर्फ 1 वार्ड का डिफरेंस अभी नजर आ रहा है। 38 पर जहां पर कांग्रेस है, वहीं 39 पर आम आदमी पार्टी है और अदर्स 11 पर है। ये ओवरऑल पिक्चर अभी तक 270 वार्ड के रुझानों के मुताबिक रोहित। चलिए वापस आते हैं। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से आपसे तस्वीर जानेंगे क्या हो रही है थोड़ी देर के बाद। जो रुझान इस वक्त आ रहे हैं, 270 में 182 पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ऐसा लगता है। वो कह रहे हैं कि ईवीएम हार रही है, हम नहीं हार रहे और ईवीएम ही जिता रही है बीजेपी को, हम नहीं, ये बीजेपी वाले नहीं जीत रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग, पहली बार ऐसे कुछ आर्गुमेंट। आप इंटरेस्टिंग मानते हैं कि शर्मनाक मानते हैं? मेरे हिसाब से तो इंटरेस्टिंग है। अगर वो खुद ना समझें कि ऐसी बात करें तो उनकी हालत इससे भी और भद्दा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में दे शुड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, इतना सब होने के बावजूद अगर आपका स्पोक्समैन आके फिर ऐसे बयान दे कि ईवीएम्स में प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत शर्मनाक चीज़ है। और दिल्ली की जनता को
आप कह रहे हैं कि आपने क्यों उनको वोट दिया, आप इस पे सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमारी जनता बड़ा सोच समझ के अपनी फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करती है, और ये एक लेसन होनी चाहिए आम आदमी पार्टी को कि वो इंट्रोस्पेक्ट करें और उसके बाद जो भी नतीजे पे पहुंचते हैं उसके बारे में बात करें। पर बार बार यही कहना कि ये फिर ईवीएम्स में घपले घोटाले के वजह से बीजेपी जीत रही है, मेरे ख्याल में ये लोगों ने बात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को बिल्कुल ही निकाल फेंक दिया है एमसीडी से। ये पहला उनका अटेम्प्ट था सरकार में आने के बाद, और 2.5 साल का जो उनका काम है वो इस वोट से रिफ्लेक्ट करता है कि लोग, जनता ज़्यादातर बीजेपी आम आदमी पार्टी को बिल्कुल रिजेक्ट करती है। चलिए हम स्क्रीन पे चला रहे हैं एमसीडी चुनाव के नतीजों की बड़ी बातें क्या हैं। अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से दिखाते हैं कि बड़ी बातें इस एमसीडी चुनाव के नतीजे की क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहले दिल्ली में भी मोदी की लहर है, बीजेपी की जबरदस्त जीत इस बात की तरफ साफ तौर पर इशारा करती है, इसको साबित करती है। फिर एमसीडी पर पिछले 2 बार से बीजेपी का ही कब्जा रहा है, वो फिर से इस बार काबिज हो गई है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का असर नलिफाई करने में पार्टी के नेता कामयाब हुए हैं, उसे शून्य करने में, खत्म करने में कामयाब हुए हैं। बीजेपी का लगातार तीसरी बार ये एमसीडी पर यानी कि दिल्ली नगर निगम पर कब्जा है। दिल्ली ने भी नोटबंदी पर बीजेपी का, केंद्र सरकार का पूरी तरह से समर्थन कर दिया है, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है। अरविंद केजरीवाल के ईवीएम घोटाले के दावे को भी दिल्ली के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है, इस बात का भी संकेत इस नतीजे से मिलता है। दिल्ली की जनता के फैसले में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त हार है। हालांकि वो इस समय दूसरे नंबर पर है, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है, कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। बड़े मंत्रियों के वार्ड्स में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार रहे हैं, इसका मतलब संगठन के तौर पर आम आदमी पार्टी फेल हो रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हार रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कि आम आदमी पार्टी ने जो तुष्टीकरण की कुछ हद तक कोशिशें की वो भी नाकाम रही हैं, फेल रही हैं, और एमसीडी चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता ये सोच रहे थे कि कांग्रेस रिवाइव कर रही है, कांग्रेस का वोट शेयर वापस आ रहा है, वो अभी भी पूरी तरह से समझ पाने की स्थिति में नहीं है कि नतीजे उनको कहां लेके जा रहे हैं और कांग्रेस का भविष्य क्या है। राहुल गांधी के कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने की संभावनाओं पर, औपचारिक घोषणाओं पर एमसीडी नतीजे का कितना असर पड़ेगा, जगजीवन जी? कि जहां तक मेरा मानना रोहित जी, इन नतीजों से, अगर एमसीडी के नतीजों से राहुल गांधी ये राष्ट्रीय राजनीति पर कोई ऐसा बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है। अगर हम इस बात को सामने रखकर चलें कि दिल्ली की जीत को हम लोग दिल्ली की जनता के फैसले का जहां सम्मान करते हैं, वहां उसको हम ये नहीं मानकर चलते। अगर पिछले 10 सालों की बात करें तो 10 साल में एमसीडी का जो कार्यकाल भाजपा के नेतृत्व में रहा है वो सबने देखा, और हम उसको बार बार भूल जाते हैं और हम चर्चा करने लगते हैं। जीत को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता ने जो है जीत वो इस मंसूबे पर दे दी कि शायद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस दिल्ली की जनता से अछूती नहीं है, और वो उसको दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से देख चुकी है और जान चुकी है। अगर फिर भी कोई, अगर मान लीजिए फैसला दिल्ली की जनता ने उनके समर्थन में दिया तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, हम उससे कभी कोई बहस करना नहीं चाहते। लेकिन इस बात को लेकर हम ये कहें कि इससे राहुल गांधी की राजनीति पर कोई असर पड़ने वाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कैप्टन कितने फर्स्ट क्लास मैच खेलता है, कितने सेकंड क्लास मैच खेलता है, इस बात से ये तय होता है कि वो केवल वनडे का कप्तान रहेगा, केवल 2020 का कप्तान रहेगा, या टेस्ट टीम का भी कप्तान बन जाएगा, या तीनों की कप्तानी उसके हाथ में दी जाएगी। नहीं, ऐसा बात को मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, हम लोग जो है इसको खेल को, राजनीति कोई ऐसा खेल नहीं है। राजनीति एक सेवा है और निरंतर जो है सेवा के अंदर चलती रहती है। और हमारा ये मानना है राहुल गांधी जी का एक सबके सामने एक ऐसा व्यक्तित्व रहा है, सादगी भरा और ईमानदारी भरा। राहुल गांधी ने कभी भी हिंदुस्तान की जनता के सामने कुछ झूठे वादे नहीं किए हैं। आप फिर वही बात पे आ रहे हैं जहां पहले छूट गए थे। अगर हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख है सर, तो फिर राहुल गांधी को वोट दे देती। आप झूठों को क्यों वोट देती? नहीं, आप ये बार बार एक तरफा बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सर, मैं तो आप ही की बात से सवाल पूछ रहा हूँ। आप अपने शब्दों को मेरे मुंह में क्यों ढूंढ? सर, आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं मैं तो उन्हीं को पकड़ रहा हूँ। नहीं, मैं तो बहुत दूर हूँ आपसे। अगर मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी को, आप कह रहे हैं झूठे वादों पे जनता वोट दे रही है। मैं पूछ रहा हूँ क्या जनता मूर्ख है? नहीं, और मैं कह रहा हूँ मूर्ख है तो राहुल गांधी को क्यों नहीं चुन लेती? जब अरविंद केजरीवाल को चुन सकती है तो राहुल गांधी को चुन सकती है। सर, आप सुन लीजिए, आप या तो मेरी बात सुन लें और फिर उसके बाद उसका टिप्पणी करें। मैं कहता हूँ 67 की सीटें दी
दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को 2 साल पहले, आज एकदम वो वादा किस तरह के वो भंग क्यों हो गया? क्या आज उनको समझ नहीं आया कि तस्वीर क्या रही? वो जो झूठे वादे जो 2 साल पहले माननीय केजरीवाल जी ने जनता से कहे, आज वो ठगा महसूस कर रहे हैं। सर निश्चित तौर पर 2019 का रिजल्ट आपको बताएगा सर कि जनता किस प्रकार मोदी जी के आपके वादों में नेता ठगी कह रहे थे महसूस करेगी। 2019 में भी मोदी आ जाएगा उत्तर प्रदेश, देख के ऐसा लग रहा है। देखिए बहुत दिन नहीं हुए, आप ही की पार्टी के नेता कह रहे थे। है। सर अब इंटरनेट पे ढूंढ के नाम भी बता दूंगा, उनमें से 4-6 टूट के बीजेपी में भी आ गए। में नहीं है, मेरी कल्पना में आज नाराज मत होइए सर, इन चीजों पे इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यकीन मानते हैं 2019 में तस्वीर बदल जाएगी तो ये अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं हम मान रहे हैं और इसी एरोगेंस नुकसान कर रही है राजनीति में। अरविंद केजरीवाल को उनकी एरोगेंस ने डुबोया है। तो अमन सिन्हा, कांग्रेस अगर जनता को ये कहती रहेगी कि जनता बेवकूफ है, जनता झूठे वादों पे एतबार करती है, झूठों को वोट देती ये है, लफ्ज कहे तो फिर आप ये आपके लफ्ज मेरे नहीं है। ये मैं जानता हूँ जी न्यूज का मोह किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी मेरा मोह छोड़िए, अपना मोह बताइए ना। हिंदुस्तान की जनता जानती है। आपका मोह नहीं छूट पा रहा, उस पे तो बताइए सर। एक के बाद एक हार रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप चरण वंदना करना बंद नहीं करते टीवी पे। विचारधारा के लिए राहुल गांधी एक के बाद एक आप हार रहे हैं सर, चरण वंदना खत्म नहीं होती आपकी उसके बावजूद भी। इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं हर चुनाव के बाद करेंगे, और वो इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा सबको पहले से पता होता है क्या होगा। विचलित नहीं होते हैं, बहुत बताइए ना सर, कर रहे हैं। बताइए ना सर, इंट्रोस्पेक्शन का नतीजा क्या निकला उत्तर प्रदेश की? बोलिए ना, क्या बदलाव किया आपने संगठन में यूपी हारने के बाद? आप कह रहे थे आप मंथन करते हैं हम। समय आएगा, समय जवाब देगा सर, समय आएगा जवाब देगा इस बात का। महाबल मिश्रा की आवाज सुनी थी आपने फोन में? बोल रहे थे राहुल गांधी के लिए, क्या बोल रहे थे बता भी नहीं पाऊंगा टीवी पर। एक व्यक्ति समूचा देश नहीं है। आपकी पार्टी का सांसद रहा है वो। अगर माधव मिश्रा को आपकी पार्टी का सांसद रहा है। नहीं, माधव मिश्रा एक व्यक्ति है। अगर मान लीजिए वो कुछ कह रहे हैं, अभी मैं लवली जी को सुन रहा था किस प्रकार मानते वो कह रहे थे, क्योंकि वो तो मना करते हैं, मैं नहीं कह रहा था। आप मानते हैं वही कह रहे थे, उन्हीं की आवाज थी। तो गाली दे रहे थे राहुल गांधी को? नहीं, आप बता रहे हैं। अगर कोई आदमी कुछ भी कहता है, किसी के एक आदमी के कहने से पूरे देश की राय नहीं बनती। पूरे देश की राय आज भी राहुल गांधी जी के साथ है और समय बताएगा, हम जवाब देंगे 2019 में। हम लोग चुनाव के नतीजों से मानते हैं, और जो चुनाव के नतीजे कहते हैं उससे तय होता है किसकी राय आपके साथ। 44 सीटों पे साथ है, उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे साथ है, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में तीसरे नंबर पे 38 सीटों पे देश की राय, जनता की राय आपके साथ है। आपको लगता है वही पूरा सच है तो आप मान लीजिए सर, कुएं से बाहर आप नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी है। अमन सिन्हा, की जनता की सेवा करने देश की जनता को बेवकूफ बताना, देश की जनता को मूर्ख बताना, किसी का नुकसान का आपको नहीं आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, वास्तविकता को नहीं स्वीकार करना चाह रही है। बिल्कुल ही ये आप कह रहे हैं, ये आपके लफ्ज है, मेरे लफ्ज नहीं है। ठीक है, मैंने कहा क्यों चीख चिल्ला रहे हैं? ठीक है जगजीवन जी, ओके बोलिए। ठीक है, ये तीसरी पोजीशन पे पहुंच गए, उसका मतलब कि इतने नाराज होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। रोहित जी बिल्कुल भी नहीं हूँ। नहीं, हमारे कांग्रेस के मित्र जब तक दूसरे नंबर पे चल रहे थे, डिस्टेंट सेकंड, तब तक ठीक थे। अभी तीसरे नंबर पे पहुंच गए तो पता नहीं क्यों इतना चीख चिल्ला रहे हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा रोहित जी, अगर 2014 के बाद, अब आप कृपया शांत रहिए, कृपया शांत हो जाइए। अब आप 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए रोहित जी, जिस प्रदेश में हुए, कांग्रेस पार्टी हैज पुट इन इट्स ऑल टाइम वर्स्ट परफॉर्मेंस। अपने का अभी तक का सबसे बुरा जो है परफॉर्मेंस उन्होंने हर प्रदेश में निरंतर हर चुनाव में करती आई, और भाजपा हर चुनाव में इट हैज पुट इन इट्स ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये एक बहुत लंबा कॉन्ट्रास्ट है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है राहुल गांधी जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो उसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर यह बात जरूर है कि कांग्रेस पार्टी जब तक वास्तविकता नहीं स्वीकार करेगी तब तक तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट की संभावना नहीं है, और वो नहीं करना चाहती तो ना करे, तो लोग उसको ऐसे ही रिजेक्ट करते रहेंगे। ये तो उनके ऊपर है वो क्या करना चाहते हैं। और वही चीज़ आप आम आदमी पार्टी में देख रहे हैं रोहित जी, कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो रिजल्ट आया, 1.3 करोड़ वोटर हैं दिल्ली में, उन लोगों ने अपना मैंडेट दिया, उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने खुली चुनौती दी कि कोई भी आए और दिखाए कि ईवीएम कहाँ मैल फंक्शन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ओपन चैलेंज दिया, कोई नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा था, ये हाई कोर्ट लेके गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट के सामने आम आदमी पार्टी ने पिटीशन फाइल की थी और उसमें कहा था कि साहब आप एमसीडी चुनाव को रोकिए क्योंकि वीवीपैट से नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग, और स्पष्ट है पूरा देश समझ चुका है कि हारने के बाद जो रोना है या ठीकरा जो है किसी चीज़ के सर फोड़ना, वही इनकी पूरी मानसिकता है। और
देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब बातों को जानती है और इसीलिए निरंतर इस तरह की पार्टियों को जो कि रियलिटी को, वास्तविकता को एक्नॉलेज करने के लिए नहीं तैयार है, वो क्या अपना भला करेगी और क्या दूसरे का करेगी, इसीलिए जनता उसको रिजेक्ट किए चले जा रही है।